हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले 5-7 मिनट 5-7 मिनट्स आई विल ब्रीफ यू अबाउट द चैप्टर। पर्पस क्या है, आईआईटी जेईई की रिक्वायरमेंट में ये कहाँ फिट बैठता है और आजकल क्या कंट्रीब्यूशन है इस चैप्टर का। पहले 5-7 मिनट हम इस बारे में बात करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस जो चैप्टर है ये थोड़ा सा कई बार इग्नोर्ड चैप्टर है इन आईआईटी जेईई एडवांस्ड, मगर अभी नहीं, पिछले कुछ सालों से 4-5 सालों से लगभग ये मान लीजिए 2014-2015 के बाद से 4-5 साल से पता नहीं क्या हो गया है कि दे हैव इंक्रीज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस चैप्टर क्वालिटेटिव एनालिसिस पर्टिकुलरली इन जेईई एडवांस्ड। तो जेईई एडवांस्ड में आजकल तो ये बहुत ही स्पेशल चैप्टर बना हुआ है। इट इज ए काइंड ऑफ डार्लिंग ऑफ आईआईटी जेईई एडवांस्ड। तो इसके ऊपर कॉम्प्रीहेंशन भी खूब पूछे जा रहे हैं। कॉम्प्रीहेंशन में यूजुअली 2 क्वेश्चन या कई बार 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी चैप्टर से आ रहे हैं, और इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो एक तरीके से दिस चैप्टर हैज प्रूवन टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लास्ट 4-5 ईयर्स इन जेईई एडवांस्ड। हालांकि पहले भी क्वेश्चन आते रहे हैं, बट पहले उतना इंटेंसिवली नहीं पूछ रहे थे वो, जितना कि आजकल 4-5 सालों से इन्होंने कंट्रीब्यूशन बढ़ाया है। अच्छा, बात आती है जेईई मेन की। वैसे तो क्वालिटेटिव एनालिसिस आपके प्रैक्टिकल मैनुअल में होता है इन 12th क्लास 11th क्लास। तो 11th-12th में प्रैक्टिकल मैनुअल्स में बहुत तरह के टेस्ट होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के भी होते हैं, इनऑर्गेनिक के भी होते हैं, ऑर्गेनिक के भी होते हैं। तो एनायन के कुछ टेस्ट होते हैं, कैटायन से कुछ टेस्ट होते हैं। हालांकि उन्हीं टेस्ट का हम थोड़ा सा और एक्सटेंडेड वर्जन लेंगे फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ आईआईटी जेईई एडवांस्ड। जेईई मेन में डायरेक्टली ये एज सच मेंशन नहीं होता चैप्टर के रूप में, बट चूंकि प्रैक्टिकल मैनुअल्स में ये मेंशन होता है, और प्रैक्टिकल मैनुअल्स में कुछ टेस्ट होते हैं सल्फाइड आयन का, नाइट्राइड आयन का, कार्बोनेट आयन का। तो इस तरह के कुछ टेस्ट होते हैं। ऐसे कुछ कैटायंस के टेस्ट होते हैं, जैसे कॉपर 2+ का, Fe3+ का एंड सिल्वर आयन, ये सब टेस्ट होते हैं। तो ये मेंशनड होते हैं जेईई मेन के सिलेबस में भी, बट जेईई मेन में कुछ बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं होता ये चैप्टर। तो जेईई मेन में कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार नहीं आता, बट एडवांस्ड के लिए तो ये एक इट मेक्स अप एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो ये तो हुई इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस की, चैप्टर की इंपॉर्टेंस की। अब बात आती है कि व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम कई बार सिस्टमेटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस भी बोलते हैं। तो चैप्टर को इनफैक्ट हम नाम ऐसे लेते हैं, सिस्टमेटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। सिस्टमेटिक SYS। सिस्टमेटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। सिस्टमेटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसका मतलब होता है कि सिस्टमेटिक determination of anion and cation of given salt or salt mixture is called qualitative analysis। salt analysis भी बोलते हैं इसको, और salt analysis। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस और सॉल्ट एनालिसिस, दैट मींस सिस्टमेटिक डिटरमिनेशन ऑफ द एनायन एंड कैटायन ऑफ द गिवन सॉल्ट और सॉल्ट मिक्सचर इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब देखो, इस क्वालिटेटिव एनालिसिस में जैसे कोई सॉल्ट है, सॉल्ट के बारे में तो एक बात समझते हो आप, सॉल्ट कंटेन्स कैटायन एंड एनायन। कैटायन ये बेसिक रेडिकल कहलाता है, बेसिक रेडिकल, एंड एनायन इज कॉल्ड एसिड रेडिकल। अच्छा, एनायन एसिड रेडिकल क्यों? एनायंस एसिड से ऑब्टेन होते हैं, जैसे HCl है तो क्लोराइड आयन विल बी द एनायन ऑफ इट, तो क्लोराइड आयन इज एसिड रेडिकल। जैसे H2SO4 ये एसिड से ऑब्टेन होते हैं, तो सल्फेट आयन की टेस्टिंग करते हैं, तो सल्फेट आयन इज कॉल्ड एसिड रेडिकल। ऐसे ही मान लो HNO2, तो हम नाइट्राइट आयन की टेस्टिंग करते हैं, एटसेट्रा। ऐसी बेसिक रेडिकल्स, इन कैटायंस को बेसिक रेडिकल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैटायंस।
बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेसिस। जैसे मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो Na+ इज बेसिक रेडिकल, अमोनियम ब्रोमाइड NH4+, जैसे बेरियम क्लोराइड तो यू विल से बेरियम 2+, एटसेट्रा। तो ये सब कहलाएंगे बेसिक रेडिकल। और ये सब क्या कहलाएंगे फिर? एसिड रेडिकल। तो बेसिक रेडिकल, एसिड रेडिकल, सो वी डिफाइन लाइक दिस। तो डिटेक्शन ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ द गिवन सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेबोरेटरी मैनुअल्स मेंटेन होते हैं, लेबोरेटरी में आप ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, वहाँ पर जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें नोट करते हैं, और ये आपके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। आप जब बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं 11th-12th क्लास में आप, तो कई तरह के टेस्ट होते हैं, उनमें ये टेस्ट भी शामिल होते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको पहले एक ब्रीफ कर देता हूँ अबाउट दिस क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि कोई सॉल्ट है या सॉल्ट मिक्सचर है तो उसमें हम कैसे पता लगाएं कि कैटायन कौन है, एनायन कौन है। तो डिटेक्टिंग कैटायन एंड एनायन फ्रॉम द गिवन सॉल्ट, इसी को बोलते हैं सॉल्ट एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब इसका एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, ऐसा नहीं कि सॉल्ट लिया और कुछ टेस्ट का आइडिया होता है। तो लेबोरेटरी में बहुत सारे रिएजेंट्स अवेलेबल होते हैं, लिया चलो H2SO4 मिला के देख लें, कोई टेस्ट आ गया नोट कर लिया, नहीं H2SO4 से कुछ नहीं आ रहा, चलो कुछ और सब्सटेंस मिला लें, चलो कोई और सॉल्यूशन मिला लें, नहीं, नॉट दैट वे। इस तरीके से तो आप बहुत सारा रिएजेंट बर्बाद कर दोगे, कॉस्ट भी तो लगती है, केमिकल्स की अपनी कॉस्ट होती है, टाइम लगता है, तो टाइमिंग की भी अपनी एक कॉस्ट होती है। विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज, एक सिस्टमेटिक तरीके से कैटायन और एनायन की पहचान करना, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो इसका एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। क्या सिस्टमेटिक प्रोसीजर है वो मैं एक बार बताता हूं। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ द 2 टाइप ऑफ, अच्छा टेस्ट में भी, क्वालिटेटिव टेस्ट में भी 2 तरह के टेस्ट हम करेंगे, टेस्ट फॉर कैटायंस, टेस्ट फॉर एनायंस। फर्स्ट वी स्टडी एनायंस एंड देयर आफ्टर कैटायंस। तो एनायंस की टेस्टिंग और कैटायंस की टेस्टिंग में थोड़ा सा अंतर भी होता है। कैटायंस की टेस्टिंग थोड़ी ज़्यादा सिस्टमेटिक है, एनायंस की टेस्टिंग रिलेटिवली कम सिस्टमेटिक होती है, क्योंकि एनायंस कैटायंस में तो क्या है, एक ही सॉल्यूशन से हम बस एक सिस्टमेटिक तरीके से टेस्टिंग कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल सॉल्यूशन। करेंगे बात जब हम कैटायंस पर आएंगे, बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक अप एनायंस। एनायंस भी कौन कौन से हैं? सारे एनायंस हमारे सिलेबस में नहीं होते, ऐसा नहीं, एनायंस तो बहुत सारे हैं भाई, 50-100 एनायंस हैं, बट नॉट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी। वी हैव अ सर्टेन लिमिटेड सिलेबस ऑफ JEE मेन एंड JEE एडवांस्ड। उसकी रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से 100% पूरी हो, तो उसके लिए वी आर गोइंग टू स्टडी दिस क्वालिटेटिव एनालिसिस। वरना ये क्वालिटेटिव एनालिसिस अपने आप में एक रिसर्च टाइप का टॉपिक है, चाहो तो साल भर पढ़ते रहो इसको। आप जब MSc पढ़ोगे, रिसर्च करोगे, डॉक्टरेट पढ़ोगे इसमें, तो यू विल लर्न सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो एंड यू विल गो डीपर इनटू द सिंगल टेस्ट। तो वो सब नहीं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट फॉर अवर रिक्वायरमेंट ऑफ द सिलेबस। अब यहीं पे बात आती है कि किसी, मान लो आपको याद करो 11वीं क्लास में, मान लो जो स्टूडेंट्स 12th में हैं या ड्रॉपर हैं, IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें याद भी आ जाएगा कि स्कूल लेवल में ये क्वालिटेटिव टेस्ट होते थे। तो पुड़िया में रख के पाउडर मिलता था, पुड़िया में रख के सैंपल मिलता था पाउडर, और टेस्ट करना था होता था। अब ये तो आप भी जानते हो कि टेस्ट करना तो होता था, बट आप लोग हाउ यू मैनेज कैसे करते थे, तो वो तो देखो, अब मैं बात नहीं कर रहा उस सब की। सब लगभग ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी तरीके से मैनेज करते हैं, और इसका नुकसान होता है IIT JEE में। अगर खुद अपने हाथ से टेस्ट किए हुए हों, उनसे जो कलर ऑब्जर्वेशन या मान लो कोई गैस इवोल्यूशन, उनकी फर्दर टेस्टिंग अपने आप की हो, तो उसका एक जो इंप्रेशन दिमाग पे रहता है, दैट इज इंडेलिबल, दैट इज फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो कुल मिलाकर के, बट चलो ठीक है, बहुत सारे स्कूल्स में तो, अब मेरा स्कूल था, मुझे याद है इन द ईयर ऑफ 1992 इन 12th क्लास, वो हमारी लेबोरेटरी थी, केमिस्ट्री की थी, फिजिक्स की अलग थी, केमिस्ट्री अलग थी, इंटर कॉलेज था। छोटा सा कस्बा है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, छोटी सी जगह है, बट इंटर कॉलेज है वहाँ, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज।
तो वहाँ लैब तो थी, बट अब वो तो थोड़ा सा मैनेजमेंट ऐसा ही रहता है, वो तो बहुत पुरानी बात थी, अब तो फिर भी काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हैं। तो वो लैब के अंदर केमिकल्स होते थे, कुछ कुछ बीकर वगैरह भी होते थे, और कई बार तो बीकर में चाय पी लेते थे जो लैब असिस्टेंट, और वो हमने देखा है उनको एक्चुअली। तो ठीक है, वो तो कोई बात नहीं कि भाई चाय बनाई बीकर में डाल के साफ आफ करके और फिर कप में जो बीकर के दे दी, मतलब तो इस काम में भी आते थे। बीकर का एक यूज ये भी है, चाय पलटना, ठीक। अब वो टाइम तो चलो बहुत पुराना हो गया, बहुत पुराना नहीं मतलब इतना भी ओल्ड नहीं, आई एम नॉट दैट मच ओल्ड, बट आजकल भी बच्चे मैनेज ही करते हैं ज़्यादातर बच्चे, इसलिए नुकसान होता है जेईई एडवांस में उनका। तो आपको फिर टेस्ट तो करने चाहिए, खासकर अगर कोई 11th क्लास के स्टूडेंट्स, हालांकि इस चैप्टर को 11th क्लास के स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं IIT जेईई की प्रिपरेशन में, क्योंकि करिकुलम में से हम 12th क्लास में लेते हैं, तो 11th वाले वीडियो लेक्चर देखते ही नहीं हैं। अगर शायद देख लें तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि सीरियसली दे शुड डू इन देयर स्कूल्स दीज टेस्ट्स। अपने टेस्टों को ये अच्छे से करें, खुद ऑब्जर्वेशन लिखें, देन यू विल हैव द सेटिस्फैक्शन, यू विल हैव द नॉलेज ऑल्सो। नॉलेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। खैर ये सब तो जनरल बातें हो गई, मुद्दे पे आ जाओ। बात की बात मैं ये बात कह रहा था कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग अ सॉल्ट, सिस्टमेटिक प्रोसीजर। मैंने कहा कि ऐसा तो है नहीं कुछ भी केमिकल डाल करके उसको भी टेस्ट ऑब्जर्वेशन देख लें, पता चला आप सुबह शाम हो जाएगी, सॉल्ट का ना पता पल पाया आपको कि कैटायन कौन एनायन कौन, और आपने हजारों रुपए केमिकल्स और बर्बाद कर दिए। सो दैट इज नॉट द वे। रैंडम तरीके से टेस्टिंग नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से टेस्टिंग होनी है। तो उसके लिए वी आर गोइंग टू लर्न हियर द सिस्टमेटिक मेथड ऑफ क्वालिटेटिव टेस्टिंग। उसके दो मेन पार्ट हैं। एक होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट। प्रिलिमिनरी टेस्ट मतलब आपको वो पुड़िया में रख के सॉल्ट का सैंपल दिया गया, उस सॉल्ट के सैंपल को एनालाइज कर लेते हैं विदाउट मच केमिकल रिसोर्सेज, तो वो कहलाता है प्रिलिमिनरी टेस्ट। प्रिलिमिनरी टेस्ट में शामिल होता है, जैसे हम इंक्लूड करते हैं फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट। देख के ही कई बार आइडिया लग जाता है, वाइट कलर का सॉल्ट है तो पक्का है कि ये मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक मेटल कैटायंस इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि कॉपर के सॉल्ट ब्लू कलर के होते हैं, निकल के सॉल्ट मोस्टली ग्रीन होते हैं, कोबाल्ट के सॉल्ट दे आर कलर्ड, दे आर पिंक इन कलर एंड लाइक दैट। तो डी ब्लॉक के मोस्ट ऑफ द एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, स्कैंडियम, ये सॉल्ट जो होते हैं, ये कैटायन डी ब्लॉक के जो हैं, ये वाइट कलर के सॉल्ट बनाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स आर कलर्ड। तो वाइट कलर देखते ही मालूम पड़ गया कि नहीं है। अच्छा, जैसे मान लो वो कलर्ड है, ग्रीन है या ब्लू है या जो भी है, तो फिर ये मालूम पड़ गया कि ये एल्कली मेटल का सॉल्ट नहीं है, एल्कलाइन अर्थ मेटल का सॉल्ट नहीं है, एल्यूमिनियम, जिंक, कैडमियम का सॉल्ट नहीं है, क्योंकि इन सब के सॉल्ट्स क्या होते हैं, मोस्टली कलरलेस और वाइट। केमिस्ट्री में वाइट मीन्स कलरलेस। तो इसका मतलब ये फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट से भी कई बार मालूम पड़ता है। मैं लिखवाऊंगा ब्रीफली, आपको ये सब पॉइंट्स बताएंगे। तो फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट कर लिया, हम क्या कह रहे थे, टेस्ट दो तरीके के हो गए, प्रिलिमिनरी टेस्ट एंड कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट आर वेट टेस्ट। वेट टेस्ट मतलब गीला, वेट का मतलब एक्वस सॉल्यूशन में एक्चुअल टेस्ट परफॉर्म कराना, सो दैट अ डिसाइसिव टेस्ट विल बी डन, जिसके अंदर कोई पीपीटी बने, उसका कलर बने और वो कंफर्म कर दे कि हाँ कैटायन यही है, एनायन यही है। तो दो तरह के टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट एंड कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट आर आल्सो कॉल्ड वेट टेस्ट्स। तो प्रिलिमिनरी जो टेस्ट होते हैं जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं उसमें हम फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट लेते हैं। फिजिकल अपीयरेंस से कई बार मालूम पड़ जाता है। दूसरा करते हैं हम ड्राई हीटिंग टेस्ट। टेस्ट ट्यूब के अंदर ड्राई हीट करते हैं, तो कई बार कई ऑब्जर्वेशंस वहाँ से मिलते हैं, तो वहाँ से भी कई बार पता चलता है कि व्हाट कैन बी द कैटायन और व्हाट कैन बी द एनायन। कई बार कुछ अदर ड्राई टेस्ट लेते हैं, जैसे कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट या चारकोल कैविटी टेस्ट, फ्लेम टेस्ट एंड ऑल दैट, वो भी हम यहाँ मार्क करेंगे। एंड ये टेस्ट होने के बाद हमें मालूम पड़ जाता है कि व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटीज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। तो प्रिलिमिनरी देखो 85 तरह के कैटायन, 85 तरह के एनायंस हैं। चलो हमारे सिलेबस की बात कर लें तो 20 टाइप के मान लो कैटायंस और 13-14 टाइप के एनायंस पॉसिबल हैं जो हमने दिए जाते हैं लेबोरेटरी में। हमसे वही पूछे जाएंगे जो हमारे सिलेबस में हैं। तो 20 तरह के कैटायन और 12-13-14 तरह के एनायंस, ऑल टुगेदर 35-40 टाइप के हो गए, ये भी 35 टाइप के। तो ये भी आप कैसे पता लगाओगे जब तक सिस्टमेटिक प्रोसीजर ना हो।
तो आप क्या करते हो, प्रिलिमिनरी टेस्ट परफॉर्म करते हो। प्रिलिमिनरी टेस्ट से आप एलिमिनेशन अप्रोच फॉलो करते हो। प्रिलिमिनरी टेस्ट में अगर मान लो व्हाइट कलर का सॉल्ट दिख रहा है, आंखें तो है ही ना, अरे दिखता तो है ही, मुझे दिखता है, देख लिया सफेद रंग का है। अब कोई कलर ब्लाइंड हो तो उसका तो क्या नहीं, कुछ नहीं, क्या कहें तो मान लो कलर दिख गया उसका, तो कलर से मालूम पड़ गया, मान लो कलर्ड है, ब्लू कलर्ड है, तो मोस्टली शक कहां जाएगा कि कैटायन इज कॉपर 2+। या ग्रीन कलर का सॉल्ट है तो मोस्टली इट कुड बी निकल 2+। या कलरलेस सॉल्ट है तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक आयंस आर एलिमिनेटेड आउट। एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी इन दैट केस, हो सकता है कि एल्यूमिनियम सॉल्ट हो सकता है ये जिंक का सॉल्ट हो, कैडमियम का सॉल्ट हो, या एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल का सॉल्ट हो। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट से कई बार, और ये जितने भी मैंने बताए इनसे कई बार ये आ जाता है कि ये 20 टाइप के कैटायंस में नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, बस ये 2-3 पॉसिबिलिटी बची हैं। और एनायंस के 12-13 पॉसिबिलिटीज में से ये मालूम पड़ जाता है कि नहीं, ये 12-13 पॉसिबिलिटी नहीं है, ये शायद 1 या 2 ही पॉसिबिलिटी हैं। तो इसका मतलब कैटायंस की 1-2 पॉसिबिलिटीज, एनायन की 1-2 पॉसिबिलिटीज जो हैं, जो सॉल्ट के प्रिलिमिनरी टेस्ट से मालूम पड़े, आप फिर कंफर्मेटरी टेस्ट उन्हीं आयंस के लिए करते हो, उन्हीं कैटायंस, उन्हीं एनायंस के लिए। तो आपके फटाफट तो कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाते हैं, और रिसोर्सेस जो आपके खर्च हुए, रिएजेंट्स जो खर्च हुए लेबोरेटरी के, वो भी मिनिमल होते हैं, वो भी कम से कम होते हैं। एंड that is called systematic testing. So systematic testing means following the procedure and finally finding out or determining what is cation, what is anion in the given salt, or what is the type of the salts in the given mixture. That is called qualitative analysis. ये था एक just introduction of qualitative analysis. जेई एडवांस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई मेन के लिए भी आता है, बट बहुत ज़्यादा वो फोकस नहीं करते इसके ऊपर, बट आते हैं क्वेश्चंस। तो ये इस तरीके से हम ये बात करते हैं क्वालिटेटिव। तो क्या प्रोसीजर है, मैं एक बार वो लिख देता हूं, डिटेलिंग उसकी बाद में कर देंगे। जैसे मान लो जो टेस्ट है, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर में फर्स्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट, वेट टेस्ट। प्रिलिमिनरी टेस्ट में भी कई तरह के टेस्ट हो सकते हैं, जैसे फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट, जैसे ड्राई हीटिंग टेस्ट, जैसे अदर ड्राई टेस्ट। अदर ड्राई टेस्ट में भी कई टाइप के टेस्ट हो सकते हैं, जैसे फ्लेम टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट, या कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, या बोरेक्स बीट टेस्ट, लाइक दैट। सो मैनी टेस्ट कुड बी देयर इन द अदर ड्राई टेस्ट। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट गिव्स यू, बट ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, ये एक नैरोइंग डाउन एनालिसिस है कि आउट ऑफ द 20 कैटायंस पॉसिबल, ये टेस्ट परफॉर्म करने के बाद यू विल कम टू द कंक्लूजन तो नहीं, यू विल कम टू द आइडिया दैट ये सब पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, केवल यही पॉसिबिलिटीज हैं, ताकि आपको कम रिसोर्सेज लगे, कम समय लगे, और उनके लिए आप कंफर्मेटरी टेस्ट करके यू कैन डू द टेस्टिंग। कंफर्मेटरी टेस्ट में भी अब कैटायंस होते हैं, एनायंस होते हैं। तो टेस्टिंग ऑफ एनायंस, एनायंस को भी 2 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, क्लास ए, क्लास बी। क्लास ए, क्लास बी, और ये कैटायंस की टेस्टिंग करते हैं। कैटायंस की टेस्टिंग में एक ग्रुप डिवाइड कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 0 ग्रुप। एक ही सॉल्यूशन से लगातार टेस्टिंग करते चले जाते हैं। कैटायंस बाद में पढ़ेंगे, फर्स्ट वी विल टेक एनायंस। क्लास ए वो होते हैं जो एक तरीके से कोई गैस इवॉल्व करते हैं। तो क्लास ए में भी हम डिफाइन कर देते हैं
डाइल्यूट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ग्रुप। ये क्लास बी में मेनली लेते हैं सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन। डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप में वी टेक कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, एसीटेट, so like this thiosulfate, नाइट्राइट आयन। डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl भी चलेगा। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 जो होते हैं इनमें लेते हैं हम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्जेलेट, साथ में बोरेट भी ले लेते हैं। So these are the qualitative tests for anions that we have to study. ऐसे यहाँ ग्रुप 1 में you will have 3 cations, ग्रुप 2 में you will have total 9 में से हमारे सिलेबस में 5 ही होते हैं। 3 में 3 cations, 4th में 4, 5th में 3, 6th में only magnesium 2+ and 0 group is especially for ammonium ion। तो ऐसा क्यों है कि अमोनियम आयन के स्पेशल बनाया है? यही तो पूरा चैप्टर है, अभी थोड़ी बता देंगे सब कुछ, सो इट विल टेक टाइम। तो ये सब बातें करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर का पूरा खाका तैयार कर दिया। खाका मतलब ओवरव्यू। सो दिस इज द ओवरव्यू एंड वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट प्रिलिमिनरी। हाँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी टेस्ट आर फॉर कैटायंस। तो कई बुक्स में आप देखोगे, चाहे वो एनसीईआरटी का प्रैक्टिकल मैनुअल क्यों ना हो, ये प्रिलिमिनरी टेस्ट को या जो कंफर्मेटरी टेस्ट, जो ये प्रिलिमिनरी टेस्ट हैं, ड्राई हीटिंग टेस्ट हैं, मेनली ये कैटायंस के होते हैं। तो वो कैटायंस में रखते हैं, बाद में पढ़ाते हैं। मैं शुरू में ही पढ़ा देता हूं, उसके बाद में फिर हम कंफर्मेटरी टेस्ट पे कंसंट्रेट करेंगे ऑफ एनायंस एंड कैटायंस। तो इस तरीके से ये हम टेस्टिंग लेने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, वी वर टॉकिंग अबाउट क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने कहा था कि कोई हमें सैंपल जब दिया जाता है तो हम जब उसकी टेस्टिंग करते हैं तो 2 तरह के टेस्ट होते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट एंड कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट आर फॉर कंफर्मेशन ऑफ द कैटायंस और एनायंस। अच्छा, लास्ट हम अभी बात कर रहे थे कि हम कैटायंस की टेस्टिंग और एनायन की टेस्टिंग करते हैं। तो पहले एनायन की टेस्टिंग करते हैं, उससे पहले हम कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट भी करते हैं। प्रिलिमिनरी टेस्ट का मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। प्रिलिमिनरी टेस्ट जस्ट टू हैव एन आइडिया अबाउट कि व्हाट कुड बी द कैटायंस। मेनली प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होते हैं कैटायंस को एम करते हुए होते हैं, बट एनायंस आल्सो कैन बी डिटेक्टेड फ्रॉम देम। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट में फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट, ड्राई हीटिंग टेस्ट, other dry tests। तो फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट, ड्राई हीटिंग टेस्ट, अदर ड्राई टेस्ट। फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट, ड्राई हीटिंग टेस्ट और अदर ड्राई टेस्ट में पर्टिकुलरली वी टेक अप लाइक चारकोल कैविटी टेस्ट, मोस्टली ये कैटायंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज में आते हैं। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, then comes flame test, which is very important for IIT JEE requirement, borax bead test and phosphate bead test। So these are the tests we are going to take up now। पहले हम preliminary test लेंगे, उसके बाद वो हमने बताया था confirmatory test, जिसमें फॉर एनायंस एंड फॉर कैटायंस। So all that we are going to study now. So first we are going to take the preliminary test and we will take physical appearance test, dry heating test and the other dry tests। एक बार आप नोट कर लें।
चलिए बात करते हैं पहले फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट। फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट ए बोल दो इसको, ये कन्फर्मेट, ये प्रिलिमिनरी टेस्ट में है। फिजिकल अपीयरेंस जैसे मैंने कहा भी था कि किसी सॉल्ट के सैंपल को देख के पता लगा लेते हैं, तो बाय कलर वी कैन नो अबाउट सम थिंग्स। जैसे कलर से पता लगा देते हैं, जैसे मान लो ब्लू है, सॉल्ट को देख करके ही पता लगा लेते हैं कलर है ब्लू है तो मोस्टली कॉपर सॉल्ट, कॉपर 2+ इज प्रेजेंट। मान लो अगर ग्रीन है तो मोस्टली निकल 2+ के सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स ऑफ निकल 2+। लाइट ग्रीन है तो इट कुड बी फेरस सॉल्ट्स। रेडिश ब्राउन है देन सॉल्ट्स कुड बी फेरिक आयन। अगर मान लो कुछ ऐसा है पिंक रेड सॉल्ट्स हैं तो मोस्टली कोबाल्ट 2+ हो सकते हैं। लाइट पिंक है तो इट कुड बी Mn2+, लाइट पिंक और फ्लैश कलर्ड। तो कई बार कलर से पता लगा सकते हैं, और कई बार यदि कलरलेस सॉल्ट है तो इसका मतलब कलरलेस है तो उसमें डी ब्लॉक नहीं होंगे। कुड बी द सॉल्ट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, एल्यूमिनियम, जिंक एक्सेट्रा। तो कुड बी द सॉल्ट ऑफ दिस एंड मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक कैटायंस विल बी एब्सेंट। तो कई बार कलर से पता लगाते हैं फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट में। सॉल्ट का सिंपल कलर देख करके हम ये पता लगा लेते हैं कि व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी। फिर हमारा जो कन्फर्मेटिव टेस्ट में एम होता है फिर यहीं से हम फुलफिल करते हैं। बाय स्मेल ऑल्सो। स्मेल कैसे? अब स्मेल का तो देखो ये है कि जैसे सॉल्ट है, आपको एक सैंपल मैंने कहा ना पुड़िया में रख करके आपको सैंपल दे दिया एक पहचानने के लिए कि बताओ कौन है कैटायन इसमें और कौन है एनायन। तो आप थोड़ा सा सॉल्ट ले लो, एक पिंच ऑफ सॉल्ट, स्मेल करके देखो, स्निफ करो। डोंट वरी, साइनाइड ना दिया जाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि वो आपकी आखिरी सांस लेने वाले हो, सूंघने आप पहला और आखिरी सूंघ रहे हो, नहीं नहीं नहीं। तो इट विल नॉट बी साइनाइड। साइनाइड इज नॉट प्रोवाइडेड इन द लेबोरेटरी। तो कई बार सॉल्ट स्मेल करते हैं, नहीं भी स्मेल करे तो क्या करो, एक काम करो, अब पिंच ऑफ सॉल्ट लो, उसमें एक आध बूंद पानी मिला लो। पिंच ऑफ सॉल्ट लिया, चुटकी भर, पिंच ऑफ मतलब चुटकी भर सॉल्ट लिया, उसमें एक आध बूंद पानी मिलाया और तब स्मेल किया, तो कई बार उसमें स्मेल आती है। अगर रोटन एग स्मेल आ रही है तो इसका मतलब वो H2S वेपर्स की है, तो सॉल्ट कुड कंटेन सल्फाइड आयन। इससे एनायन की पहचान होती है। मोस्टली एनायंस आर वॉलेटाइल। कैटायंस में केवल कौन वॉलेटाइल है? अमोनियम आयन या अमोनियम आयन के डेरिवेटिव्स, अमोनिया के डेरिवेटिव्स। 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो गए। तो स्मेल क्या करें? टेक a pinch of salt and add a drop of water and smell. अगर रोटन एग स्मेल है तो इसका मतलब वो H2S की वेपर्स रही होंगी, तो इसका मतलब एनायन कुड बी सल्फाइड आयन। अमोनिकल स्मेल है तो इसका मतलब वो अमोनिया की वेपर्स रही होंगी। अमोनिकल स्मेल एकदम पहचान में आती है। पब्लिक टॉयलेट में जाओ कई बार आप, तो पब्लिक टॉयलेट में यूरिनल्स में जाओ तो वो यूरिन की जो स्मेल होती है दैट मेनली कंटेन्स अमोनिया, तो वो स्मेल एकदम पहचान में आती है। तो अमोनिकल स्मेल दैट मीन्स सॉल्ट कुड कंटेन अमोनियम आयन। विनेगर लाइक स्मेल, विनेगर का इसका मतलब यह हो गया कि CH3COH की वेपर्स इवॉल्व हुई हैं, तो एनायन कौन हो सकता है? एसीटेट आयन। अच्छा ध्यान दो,
वेपर्स आ रही हैं तो इसका मतलब वॉलेटाइल है वो, और वॉलेटाइल पार्ट कौन होता है सॉल्ट के अंदर? सॉल्ट के अंदर कैटायन होता है, एनायन होता है। कैटायंस मोस्टली मेटल्स के होते हैं एंड मेटल्स आर नॉट वॉलेटाइल। तो जनरली एनायंस नॉन मेटल्स के होते हैं, तो एनायनिक पार्ट इज जनरली वॉलेटाइल। हालांकि कैटायनिक पार्ट में भी वॉलेटाइल कौन है फेमस? अमोनियम आयन, क्योंकि नॉन मेटल का कैटायन है ये, तो इस बात को लिख भी लेंगे आप। मैं इसको एक बार नोट कर लो आप इस सबको। वेल, ये बात याद रखने की है दैट जनरली anionic part of salt is volatile. Generally anionic part of the salt is volatile. क्यों? Anionic part is made up of the non-metals. अच्छा, cationic part में generally volatile कौन है? अमोनिया, अमोनियम salts, अमोनियम प्लस अमोनियम salts. may also be volatile. तो अमोनियम सॉल्ट्स भी वॉलेटाइल हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ अमोनिया वेपर्स। तो हम बात कर रहे थे, देखो हम बात क्या कर रहे थे, फिर मैं एक बार समराइज कर दूं। वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटेटिव एनालिसिस और सॉल्ट एनालिसिस, जिसमें दो मेन टेस्ट होते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट एंड कंफर्मेटरी टेस्ट। प्रिलिमिनरी टेस्ट में हम कई बार आइडिया लगाते हैं कि हमारे रिसोर्सेज बचे, टाइम बचे और हम सॉल्ट में कैटायन और एनायन को कंफर्मेटरी टेस्ट से कंफर्म कर पाएं। तो उसके लिए हम प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं, जिसमें पहला चल रहा है फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट। सॉल्ट को देख के ही आइडिया लगा लेते हैं कि व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी ऑफ कैटायन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एनायन। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्मेल के बाद नाउ डेंसिटी से पता लगा लेते हैं। तो डेंसिटी, कुछ सॉल्ट बड़े हैवी से होते हैं, कुछ सॉल्ट बड़े फ्लफी पाउडर होते हैं। तो हैवी सॉल्ट, हैवीली डेंस, जनरली बेरियम एंड लेड सॉल्ट्स, Pb2+, बेरियम 2+ सॉल्ट्स। लाइट फ्लफी पाउडर, फ्लफी पाउडर, जनरली कार्बोनेट सॉल्ट्स। कई बार ऐसा होता है ना कि सॉल्ट को हथेली पे लिया, इतना सारा सॉल्ट है, वजन ही ना है, तो बड़ा हल्का है, मतलब कार्बोनेट सॉल्ट्स, लाइट फ्लफी पाउडर। कई सॉल्ट ऐसे होते हैं, जरा सा सॉल्ट है, अरे बड़ा हैवी सॉल्ट है, तो डेंसिटी बहुत ज्यादा है इसकी। तो जनरली लेड सॉल्ट्स एंड बेरियम सॉल्ट्स आर हैवी, दे आर हैवीली डेंस। तो कई बार उससे भी आइडिया लगता है। डेलिक्वेसेंस, Deliquescence is what? This is the property of a substance to absorb moisture when exposed to the atmospheric air. Ability of salt to absorb moisture. So ability of a salt to absorb moisture when exposed to atmospheric air. The ability of the salt to to absorb moisture and exposed to the atmospheric air and become paste-like. तो इस तरह के सॉल्ट्स कई बार डेलिक्वेसेंस शो करते हैं। तो डेलिक्वेसेंस जैसे एग्जाम्पल MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड इज डेलिक्वेसेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डेलिक्वेसेंट, AlCl3 anhydrous is deliquescent, FeCl3 is deliquescent, etc. So these are और copper sulfate, इस तरह के। तो ये सब हैं MgCl2, NaOH, AlCl3, FeCl3. These could be deliquescent substance, they absorb moisture. तो उससे भी आइडिया लग जाता है, थोड़े गीले हो गए मॉइस्चर में या हवा में मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके। तो these kind of salts do show the
नेचर ऑफ डेली क्वेश्चंस। तो कई बार ये होता है फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट। दूसरा टेस्ट था प्रिलिमिनरी टेस्ट में ड्राई हीटिंग टेस्ट। तो लिखो बी ड्राई हीटिंग टेस्ट, पहले इसको नोट कर लो। Guys, look for the B second preliminary test में dry heating test। ड्राई हीटिंग टेस्ट एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ड्राई, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। टेक अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, नो मॉइस्चर इन इट, एंड हीट इन Bunsen flame। तो take a dry test tube and heat in Bunsen flame। Take a dry test tube with given salt and heat in the Bunsen flame। तो कई बार जैसे आपने कोई कहा था ना फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट में, सॉल्ट लिया, पिंच ऑफ सॉल्ट, एक आध बूंद पानी मिलाया और सूंघ के देखा, साइनाइड नहीं होगा, डोंट वरी। सूंघ का देखा, अमोनिकल स्मेल आई या रोटन एग स्मेल आई या विनेगर लाइक स्मेल आई, उससे आइडिया लग गया कि व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी ऑफ एन आयन और कैटायन। बट कई बार सॉल्ट वॉलेटाइल नहीं होते, तो रूम कंडीशन पे वॉलेटाइल नहीं है, वो वेपर्स नहीं देंगे, बट हीट करने पर दे कैन डिकम्पोज एंड दे कैन गिव ऑफ वेपर्स। उन वेपर्स से भी आइडिया लगाया जा सकता है। सो ड्राई हीटिंग टेस्ट में एक टेस्ट ट्यूब लो, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए उसमें, थोड़ा सॉल्ट उसमें लो और बुनसन फ्लेम में स्लैंट रख के उसको थोड़ा टेढ़ा रख करके उसको हीट करो। तो कई बार सॉल्ट जब हीट अप होगा तो ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो कई तरह की हमें ऑब्जर्वेशंस आ सकती हैं। व्हाट ऑब्जर्वेशंस? गैस इवॉल्व। तो गैस इवॉल्व जनरली अनायनिक पोर्शन से आती है, जनरली लिखा भी था हमने, anionic part is volatile। तो गैस इवॉल्व। अब गैस इवॉल्व में गैस कई तरह की हो सकती हैं, कलरलेस एंड ओडरलेस। इसके लिए आपको दो गैसेस याद रखनी है, कलरलेस एंड ओडरलेस। हम गैसेस को तीन भागों में डिवाइड करते हैं, कलरलेस एंड ओडरलेस गैस, दूसरी कलरलेस बट हैविंग ओडर, तीसरी कलर्ड एज वेल एज हैविंग ओडर। तो कलरलेस एंड ओडर गैस CO2, O2। CO2 is observed when carbonate or bicarbonate are heated। O2 is observed when chlorate, bromate, perchlorate etc. are heated। तो ये हुई कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। दूसरी गैस होती है कलरलेस एंड विद ओडर। कलरलेस एंड विद ओडर, ये कौन कौन सी गैसेस? जैसे रोटन एग स्मेल, तो वो H2S की होती है। तो इसका मतलब व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्ट एनायन, सल्फाइड आयन। अमोनिकल स्मेल, कलरलेस है ये, सो दैट मीन्स अमोनिया वेपर्स थी, वो इंडिकेट्स दैट अमोनियम सॉल्ट कुड बी प्रेजेंट। विनेगर स्मेल, that means it could be like CH3COH की वेपर्स थी, indicating that salt could be present with acetate ion। sulfur burning smell, sulfur burning suffocating smell।
सल्फर बर्निंग सफोकेटिंग स्मेल जनरली SO2 की होती है, SO2 गैस की, इंडिकेट्स दैट इट कुड कंटेन सल्फाइट आयन और थायोसल्फेट आयन लाइक दैट। तो सल्फर बर्निंग सफोकेटिंग स्मेल अगर आती है, एक पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल, वो जनरली HCl वेपर्स की होती है, इंडिकेटिंग दैट सॉल्ट में कंटेन द क्लोराइड सॉल्ट और क्लोराइड आयन। पंजेंट स्मेल, पंजेंट का मतलब होता है तीखी, तीखी गंध इतनी तेज होती है कि यू आर फोर्स्ड टू टेक योर नोज आउट ऑफ द स्मेल, इतनी तेज। सल्फर बर्निंग सफोकेटिंग स्मेल, जैसे सड़क पे कई बार टायर जला देते हैं लोग, जलाने नहीं चाहिए क्योंकि टायर बर्न होता है तो लॉट ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कॉज करता है। तो जैसे टायर जलाते हैं तो टायर वल्कनाइज्ड टायर होते हैं, तो वल्कनाइज्ड टायर्स के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है, और जब सल्फर बर्न करेगा, सल्फर बर्निंग स्मेल का मतलब सल्फर बर्न करेगा तो कौन सी गैस बनेगी? सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर बर्निंग स्मेल होती है, एक सफोकेटिंग स्मेल होती है, दैट इंडिकेट्स SO2 गैस which could represent that salt may contain sulfide ion or thiosulfate ion. So like that presence could be there. Thereafter third class of the gas कौन सा? ये colorless and odorless, colorless with odor, colored and odor। इसको यहां लिख लेते हैं, एक काम करो इसको नोट कर लो पूरा पहले। colored and with odor। इसमें जैसे मान लो रेडिश ब्राउन गैस, अगर रेडिश ब्राउन गैस है तो रेडिश ब्राउन कुड बी NO2 वेपर्स, और NO2 vapors indicating that it could be nitrite ion or nitrate ion, or it could be bromine vapors indicating that bromide ion is present. Then it could be yellowish green, yellowish green gas जो होती है that is Cl2 indicating that the salt may contain chloride salt or chloride ion. Then comes violet black. Violet black could be I2 and indicating that the salt may contain iodide salt or iodide ion. So these are the colors you should remember, important है ये सब। These colors of the gases are very important. Reddish brown gas would be either NO2 or Br2. Yellowish green gas would be Cl2 indicating the presence of the chloride salt. Violet black vapors जो होती हैं वो आयोडीन की वेपर्स होती हैं, indicating that iodide ion is present as anion in the given salt. तो कई बार ड्राई हीटिंग टेस्ट में टेस्ट ट्यूब लेते हैं, जैसे ये बुनसन फ्लेम होती है, बुनसन बर्नर जैसे यूज करते हैं तो इस टाइप का होता है। इस टाइप से ये बुनसन फ्लेम है, ये बुनसन बर्नर है। ये बुनसन फ्लेम है, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। नॉन ल्यूमिनस, एंड ये दिस इज इनर कोन, दिस इज आउटर कोन, this is inner cone, this is a reducing flame, marker change करें, this is reducing flame, this is luminous।
अच्छा, क्यों रिड्यूसिंग फ्लेम क्यों है? रिड्यूसिंग फ्लेम इसलिए है, दिस इज कॉल्ड, अच्छा ये लोएस्ट टेम्परेचर जोन, यहां लोवेस्ट टेम्परेचर जोन, हाईएस्ट टेम्परेचर जोन समवेयर यहां होता है, यहां दीज आर हाईएस्ट टेम्परेचर जोन। हाईएस्ट टेम्परेचर जोन जो इनर कोन होता है उसके जस्ट टिप पर और उससे जस्ट लेफ्ट साइड या राइट साइड, ये वाला जोन जो है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सिमेट्रिकल है सब, तो ये हाईएस्ट टेम्परेचर जोन हुआ इन द फ्लेम। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्यों? क्योंकि बाहर हवा के कांटेक्ट में है, हवा मतलब O2, O2 के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर फ्लेम क्या होगी? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और रिड्यूसिंग फ्लेम क्यों है इनर कोन? बिकॉज ईंधन जब जल रहा होगा, फ्यूल, मान लो कोई गैसोलीन यूज किया हमने, आपने कोई ईंधन जब यूज किया होगा तो इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से सम अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल्स और कार्बन पार्टिकल्स विल बी प्रेजेंट इन द इनर कोन, एंड दैट्स व्हाई कार्बन पार्टिकल्स एट हाई टेम्परेचर विल एक्ट एज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। मेटलर्जी में ये बात समझते हो आप? तो इसका मतलब रिड्यूसिंग कोन या रिड्यूसिंग फ्लेम इज ड्यू टू द अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल्स। इस बात को लिख लेंगे। इनर कोन इज reducing flame, inner cone is reducing flame due to the presence of unburnt fuel particles or presence of carbon particles। अनबर्न्ड कार्बन या अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल्स होने की वजह से इनर कोन एक रिड्यूसिंग फ्लेम की तरह वर्क करता है, एंड आउटर कोन इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। हाईएस्ट टेम्परेचर जोन इज समवेयर एट द टिप ऑफ इनर कोन और टू द लेफ्ट साइड और राइट साइड दिस बट जोन। लोएस्ट टेम्परेचर जोन एट द बॉटम ऑफ द फ्लेम, और आउटसाइड फ्लेम ऑक्सीडाइजिंग होती है, नॉन ल्यूमिनस। इनर कोन इज ल्यूमिनस फ्लेम। तो ये फ्लेम की प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें हम टेस्ट ट्यूब को बर्न करते हैं। अब वो हम जब टेस्ट कर रहे थे, कौन सा टेस्ट? ड्राई हीटिंग टेस्ट। तो टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, इस टाइप से बर्न करते हैं, इस टाइप से, और यहां हमने थोड़ा सा भर लिया। ड्राई सॉल्ट इज हीटेड इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। तो ड्राई सॉल्ट को हीट कर रहे हैं, तो कई बार जब हमें फ्यूम्स निकल के आती हैं तो दे गिव द स्मेल एंड दीज कुड बी द स्मेल। तो हमने गैसेस को 3 भागों में डिवाइड किया, याद कर लेना, कलरलेस एंड ओडरलेस। दो कौन सी गैस याद रखनी है? CO2, जनरली कमिंग फ्रॉम द कार्बोनेट्स डिकम्पोजिशन और बाइकार्बोनेट डिकम्पोजिशन। ऑक्सीजन जनरली क्लोरेट, ब्रोमेट, परब्रोमेट, परक्लोरेट, इनके डिकम्पोजिशन से ऑब्टेन होते हैं। दूसरा था कलरलेस बट हैविंग ओडर, जिसमें विनेगर लाइक स्मेल, जिसमें अमोनिकल स्मेल, जिसमें रोटनेग स्मेल, जिसमें सल्फर बर्निंग सफोकेटिंग स्मेल। ये सफोकेटिंग वर्ड अगर बोल रहे हैं तो जनरली इट इज फॉर सल्फर डाइऑक्साइड गैस। पंजेंट स्मेलिंग वेपर्स, कलरलेस वेपर्स अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब जनरली वो HCl की वेपर्स हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। एंड नेक्स्ट इज कलर्ड विद द ऑड ओडर, कलर्ड भी है और स्मेल भी है। तो रेडिश ब्राउन में दो कॉमनली आपको याद रखनी है, NO2 वेपर्स, that is because of the decomposition of nitrite or nitrate, bromine vapors, that means indicating the presence of the salt, bromide ion, yellowish green, that means Cl2, violet black, that means I2 vapors। और ये जो ड्राई हीटिंग टेस्ट है, it is done in the Bunsen flame, Bunsen burner है, ये Bunsen flame है, which has the 2 main components, inner cone, outer cone। outer cone is oxidizing, inner cone is reducing, and these are the properties। IIT JEE मेन ने तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया। आपका जो प्रैक्टिकल मैनुअल होता है ना, उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं JEE मेन में, और एडवांस में तो आते ही हैं। एडवांस्ड को, JEE एडवांस्ड को तो क्वालिटेटिव एनालिसिस खास पसंद है, और JEE मेन ने ये पूछा हुआ है कि हाईएस्ट टेम्परेचर जोन कौन सा है, तो उन्होंने ये वाला पॉइंट जो था टिप ऑफ द इनर कोन, इसको हाईएस्ट टेम्परेचर जोन मान के आंसर दिया। उसके आसपास का जो टेम्परेचर जोन है, दिस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर जोन। लोएस्ट टेम्परेचर जोन इज जनरली एट द बॉटम ऑफ द फ्लेम।
तो ये पॉइंट्स थे, हम पढ़ क्या रहे थे, प्रिलिमिनरी टेस्ट। उसमें क्या पढ़ रहे थे हम, प्रिलिमिनरी टेस्ट में पढ़ रहे थे हम ड्राई हीटिंग टेस्ट इन द टेस्ट ट्यूब, ड्राई टेस्ट ट्यूब। उसमें भी क्या पढ़ रहे थे, कलर्स ऑफ द वेपर्स इवॉल्व। तो वेपर इवॉल्व से जो कलर होते हैं उनसे हमें कई बार आइडिया लगता है या स्मेल से आइडिया लग जाता है। इसके बाद चलिए बात करते हैं इसी में सब्लिमेट फॉर्मेशन। इसको एक बार नोट कर लीजिए आप। सब्लिमेट फॉर्मेशन। सब्लिमेट क्यों, ड्राई हीटिंग टेस्ट में जब ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर हीट करते हो तो लोअर पोर्शन जो है, जैसे मैंने बताया भी था, ये मान लो ये ड्राई टेस्ट ट्यूब है, यहां पर आपने ये सॉल्ट लिया, इसको हीट किया आपने, हीटेड, इसको जब हीट किया तो हीट करने पर ये हॉटेस्ट पोर्शन है, पोर्शन ऑफ टेस्ट ट्यूब, और ये कोल्डर पोर्शन है, अपर कोल्डर पोर्शन ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो ये लोअर जो हॉटेस्ट पोर्शन ऑफ द टेस्ट ट्यूब है, यहां से वेपर्स निकली, जब ऊपर मूव करती हैं तो अभी तो वेपर्स निकली बट ऊपर ठंडा है, टेस्ट ट्यूब इज कोल्डर एट द अपर एंड, वहां पहुंचते पहुंचते अगेन इट कन्वर्ट्स इनटू द सॉलिड एंड दे फॉर्म सॉलिड डिपॉजिट्स। सॉलिड डिपॉजिट्स इन द अपर पोर्शन फॉर्म्ड इज कॉल्ड सब्लिमेट। तो सब्लिमेट इज द सॉलिड डिपॉजिट्स accumulated sublimate is the solid deposits accumulated at upper colder portion of test tube। उसके कलर से भी आइडेंटिफाई हो जाता है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी ऑफ द गिवन सॉल्ट। तो सब्लिमेट इज द सॉलिड डिपॉजिट्स एक्युमुलेटेड एट द अपर कोल्डर पोर्शन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द ड्राई हीटिंग टेस्ट। इन ड्राई हीटिंग टेस्ट जैसे क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ करेंगे, तो इससे जो इन्फ्रेंस ड्रॉ करेंगे वो ये होगा कि अगर वाइट सब्लिमेट है, then it could be the possibility of ammonium chloride जैसे Hg2Cl2, HgCl2। येलो है, अगर येलो सब्लिमेट है then the possibility could be सल्फर, सल्फर हीट होकर के वेपराइज हुआ, ऊपर जाकर के फिर ठंडा होकर के डिपॉजिट हो गया, तो सल्फर As2S3, Hg2I2, HgI2। सो दीज आर द, और यदि ब्लैक है तो इन्फ्रेंस कुड बी Hg2S, HgS। सो दीज कुड बी द पॉसिबिलिटीज फॉर द सब्लिमेट फॉर्मेशन इन द ड्राई हीटिंग टेस्ट। ड्राई हीटिंग टेस्ट में ही एक और हम इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं, वो होता है डेक्रिपिटेशन ऑफ द सॉल्ट। Decrepitation of salt, decomposition of salt with crackling sound।
कई बार ड्राई टेस्ट ट्यूब ली, उसमें थोड़ा सा हमने गिवन सॉल्ट लिया, बुनसन फ्लेम में बर्न किया, चट 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 की आवाज, जैसे जैसे वो होता है ना क्रैकलिंग साउंड के साथ, जैसे क्रैकर्स होते हैं, क्रैकलिंग साउंड के साथ वो सॉल्ट डिकम्पोज हो जाता है। तो जनरली दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ लेड नाइट्रेट और स्ट्रोंशियम नाइट्रेट या बेरियम नाइट्रेट, इस तरह के सॉल्ट्स उसकी प्रेजेंस हो सकती है। क्रैकलिंग साउंड मतलब जैसे दाल में छौंका लगाते हैं ना, जीरे का तड़का, या जीरे का तड़का, वो होती है, रमचा होता है, रमचा मतलब चमचा जिसे बोलते हैं, बड़ा वाला लोहे का, जिसमें छौंका बनाते हैं देसी घी का। उसमें देसी घी लिया और गर्म करने के बाद, या तेल का, आपने उसमें देसी घी का बनता है, तेल का कोई छौंका लगाते हैं क्या? देसी घी लिया और जब वो गर्म हो गया तो उसमें जब जीरा डालते हैं तो चक 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 क्राक से एकदम आवाज आती है, छौंके की आवाज, छौंका या तड़के की आवाज। वो तड़के की आवाज इज सिमिलर टू दैट ऑफ क्रैकलिंग साउंड। तो जब सॉल्ट जो है वो डेक्रिपिटेट करता है या डिकम्पोज होता है विद क्रैकलिंग साउंड, दिस इज कॉल्ड क्रैकलिंग, एंड दिस इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ, it is observed in case of lead nitrate, barium nitrate, NaCl, KCl, observed in salts which do not have any water of crystallization. So this is observed in the salts. Decrypitation or decomposition of the salt with the crackling sound is observed in the salts which do not have any water of crystallization. ये 4 examples important है, lead nitrate, barium nitrate, sodium chloride, potassium chloride, like that. These salts are there that you should remember. इसके अलावा ड्राई हीटिंग टेस्ट में और भी ऑब्जर्वेशन है, एक बार नोट कर लो, तो फिर मैं हटाता हूं। हालांकि मोस्ट ऑफ दीज टेस्ट, प्रिलिमिनरी टेस्ट आर एम्ड फॉर कैटायंस। एनायंस के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट आएंगे, वो पढ़ेंगे हम अभी। जैसे अनदर ऑब्जर्वेशन इज स्वेलिंग ऑफ द सॉल्ट, स्वेलिंग, जैसे बोरेट एंड फॉस्फेट। सॉल्ट को हीट करा, इतना सा सॉल्ट लिया था, ये रहा टेस्ट ट्यूब में, इतना सा सॉल्ट लिया था, इतना सा, और जैसे ही उसे हीट किया इतना सारा हो गया, वो वॉल्यूमिनस मास में कन्वर्ट हो गया, तो स्वेल हो जाता है सॉल्ट, एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बोरेट एंड फॉस्फेट। दैट्स व्हाई वी विल लर्न इन द फॉस्फेट बीट टेस्ट और इन बोरेक्स बीट टेस्ट। बोरेक्स बीट टेस्ट और फॉस्फेट बीट टेस्ट में दिस प्रॉपर्टी विल बी एग्जिबिटेड फॉर टेस्टिंग कैटायंस। कैटायंस की टेस्टिंग में काम आता है बोरेक्स बीट टेस्ट एंड फॉस्फेट बीट टेस्ट। तो ये था स्वेलिंग। स्वेलिंग इज ऑब्जर्व्ड इन दीज केसेस। रेजिड्यू, कई बार जब सॉल्ट को ड्राई टेस्ट ट्यूब में हीट करते हैं तो रेजिड्यू अपना कलर शो करता है, तो उससे भी आइडिया लग जाता है। तो जैसे येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड, दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड। जैसे another case is brown when hot and yellow when cold, so this is lead oxide। तो lead oxide इस तरह के रेजिड्यू भी ऑब्टेन होते हैं, और ये जो कलर होते हैं ये सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो आप, बिकॉज ऑफ द एफ सेंटर जनरेशन, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में जैसे जिंक ऑक्साइड है, उसे हीट करते हैं तो इट टर्न्स येलो बिकॉज ऑक्साइड पार्ट लीव्स द क्रिस्टल पार्शियली, और उन ऑक्साइड की पोजीशंस पर एफ सेंटर्स या इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द पोजीशन व्हिच अब्सॉर्ब द विजिबल लाइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे बिकम पैरामैग्नेटिक एंड दे बिकम कलर्ड। हालांकि ठंडा करो तो अगेन इट कन्वर्ट्स इनटू द व्हाइट ZnO। तो रूम कंडीशन पे जिंक ऑक्साइड क्या है, व्हाइट, बट हीट करने पर इट बिकम्स येलो। सो दीज कलर चेंजेस आल्सो इंडिकेट इन द ड्राई हीटिंग टेस्ट। वहां से भी पता लग जाता है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी ऑफ कैटायन। तो इस तरीके से कहते हो आप ये। और भी एक आध पॉइंट, जैसे बहुत स्पेसिफिकली, जैसे सॉल्ट इज ब्लू,
ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है, स्टूडेंट्स को पता भी होता है। सॉल्ट इज ब्लू बट बिकम वाइट ऑन हीटिंग। जनरली ये कौन है? कॉपर 2+ का सॉल्ट है। कैसे? CuSO4.5H2O ब्लू है, तो ये कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O को इंडिकेट करता है। इसको जब हीट करो तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करने के बाद ये एनहाइड्रस बन गया, एनहाइड्रस, एंड दिस इज वाइट। So salt is blue but becomes white on heating in the dry test tube, indicates that mostly it is going to be the copper sulfate .5H2O. ये blue vitriol कहलाता है। blue vitriol, sulfates are called vitriol, sulfates are called vitriol, and this becomes anhydrous copper sulfate which is white in color. तो ये था dry heating test in the test tube. No moisture should be present in the test tube. तो ये थे dry heating test। देखो हम क्या पढ़ लिया हमने। प्रिलिमिनरी टेस्ट में वी हैव स्टडीड द फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड एंड वी हैव स्टडीड ड्राई हीटिंग टेस्ट। अब लेंगे हम अदर ड्राई टेस्ट जिसमें हम कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट एंड चारकोल कैविटी टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, इन सब की बात करेंगे। देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस में जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई वी हैव टू फाइंड आउट we have to identify the given salt with the help of some tests। तो कैटायन और एनायन का पता लगाने के लिए या सॉल्ट मिक्सचर में कौन कौन से सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं ये पता लगाने के लिए वी यूज सॉल्ट एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस। और मैंने बताया भी था कि हम एक प्रोसीजर, एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉलो करते हैं जिसमें पहला टेस्ट होता है फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट। उसमें हमने देखा कि डायरेक्टली देख करके भी कई बार पता लगा लेते हैं कि व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी ऑफ कैटायन एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी ऑफ एनायन। इसके बाद एक था ड्राई हीटिंग टेस्ट। एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लेते हैं विदाउट एनी रिएजेंट, विदाउट एनी मॉइस्चर इन इट, और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट लेकर के बुनसन फ्लेम में जब बर्न करते हैं तो कई बार क्रैकलिंग साउंड आती है, डेक्रिपिटेशन, उसके एग्जांपल्स बताए थे। कई बार अपर पोर्शन ऑफ द टेस्ट ट्यूब में, कोल्ड पोर्शन में सॉलिड रेजिड्यू या सॉलिड चिपक जाता है, हीट करने के बाद वेपराइज होता है, बट इट स्टिक्स इन द अपर टॉप पोर्शन ऑफ द टेस्ट ट्यूब, एंड दैट काइंड ऑफ टेस्ट वर आल्सो देयर, एंड सम स्वेलिंग टेस्ट विल बी देयर। कई सब्सटेंस ऐसे होते हैं, पर्टिकुलरली फॉस्फेट्स एंड बोरेट्स। फॉस्फेट्स एंड बोरेट्स में इनको हीट करो तो दे स्वेल अप इनटू द वॉल्यूमिनस मास, लार्ज मास में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ठंडा होने के बाद अगेन दे श्रिंक डाउन। तो इस तरह की कई प्रॉपर्टीज थी जो हमने बात की थी, ये हमें हेल्प करते हैं टू नैरो डाउन अवर एनालिसिस। बट नाउ मूविंग टू द थर्ड टेस्ट, हमने 4 टेस्ट मेन पढ़ने हैं। मेन तो आखिरी टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट और वेट टेस्ट। पहला कौन सा? फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट, वी स्टडीड। दूसरा ड्राई हीटिंग टेस्ट, वी स्टडीड, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप अदर ड्राई टेस्ट। मेनली दे आर एम्ड फॉर डिटेक्टिंग कैटायन। कैटायंस के लिए मेनली एम होता है ये, जो कि नॉन वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, मेटल के कैटायंस होते हैं। और लास्ट टेस्ट है कंफर्मेटरी टेस्ट और वेट टेस्ट, मतलब एक्वस फेज में कोई रिएजेंट मिलाएंगे जिससे प्रेसिपिटेट बनेगा या कोई गैस इवॉल्व होगी, उनसे हम टेस्टिंग करेंगे। अल्टीमेटली वी शुड टेक द फाइनल इन्फरेंस कि कौन कैटायन है कौन एनायन है, यूज बेस्ड ऑन कंफर्मेटरी टेस्ट। तो अभी तो ये नैरोइंग डाउन टेस्ट चल रहे हैं। तो नाउ मूविंग टू द थर्ड वन, थर्ड टेस्ट लिखेंगे other dry tests, mainly aimed to detect metal cations in salt। सॉल्ट के अंदर मेटल कैटायन कौन है, उनके लिए मेनली यूज करते हैं हम अदर ड्राई टेस्ट। तो अदर ड्राई टेस्ट में पहला टेस्ट लेते हैं चारकोल कैविटी टेस्ट। चारकोल कैविटी टेस्ट कैसे यूज करते हैं? एक चारकोल का एक ब्लॉक ले लो, मान लो एक ब्लॉक ले लिया, और यहां एक चारकोल का ब्लॉक काफी सॉफ्ट होता है, तो कोई कॉइन या चाकू से लेकर के एक कैविटी बना लो। ये रही कैविटी, उस कैविटी के अंदर सॉल्ट भर लो, सॉल्ट, गिवन सॉल्ट प्लस सोडियम कार्बोनेट 1:2 मास रेशियो।
क्या करो, ये एक चारकोल ब्लॉक है, ये कार्बन का ब्लॉक है, चारकोल ब्लॉक है, ये कार्बन है। कार्बन इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी ध्यान रखना, यूज आएगा इसलिए यूज कर रहे हैं, ये कोई और ब्लॉक क्यों नहीं लिया, ये बात हम कहेंगे। तो हमने एक कैविटी क्रिएट कर दी थोड़ा और अच्छे से, ये एक कैविटी क्रिएट कर दी और यहाँ सॉल्ट फिलअप कर लिया। उसके बाद दिस इज रिड्यूस्ड, इसमें सॉल्ट ले लिया सोडियम कार्बोनेट के साथ 1:2 मास रेशियो में। गिवन सॉल्ट, मान लो गिवन सॉल्ट में भी फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, लेड सल्फेट या और कुछ सॉल्ट भी हो सकता है, कुछ भी। उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाओ। सोडियम कार्बोनेट क्यों मिला रहे हैं? बिकॉज सल्फेट्स आर डिफिकल्ट टू डिकम्पोज। सल्फेट्स डिकम्पोज मुश्किल से हो पाते हैं और जब इनकी रिएक्शन हम सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं तो दीज मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स इजीली डिकम्पोज टू देयर ऑक्साइड्स। पर्पस ऑफ एडिंग Na2CO3 is that metal carbonates decompose easily on heating to give मेटल ऑक्साइड, आसानी से डिकम्पोज होकर के मेटल ऑक्साइड में। एंड नाउ इट इज हीटेड इन द बुनसन फ्लेम, इन रिड्यूसिंग फ्लेम। तो वो कैसे बर्न करते हैं? मान लो ये एक बुनसन फ्लेम थी, तो बुनसन फ्लेम तो देखो ये है, ये बुनसन फ्लेम है। रिड्यूसिंग फ्लेम तो एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से हीट करते हैं। क्या करते हैं? इसमें ब्लो पाइप लगाते हैं और रिड्यूसिंग फ्लेम से बर्न कराते हैं। तो मिक्सचर इज बर्न्ड विद रिड्यूसिंग फ्लेम। अच्छा, रिड्यूसिंग फ्लेम कैसे आएगी? अब फ्लेम तो ऐसे करके तो उल्टा रखोगे नहीं, अरे बुनसन बर्नर को उल्टा करके तो रखोगे नहीं, तो फ्लेम तो ऊपर की तरफ रहेगी। तो फिर क्या करते हैं? ब्लो पाइप यूज करते हैं। ये भी थोड़ा समझ लो बात को। हालांकि मैंने बुनसन फ्लेम के बारे में आपको बताया था कि इनर कोन जो होता है दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस कोन और रिड्यूसिंग जोन, जिसके अंदर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल या फ्यूल पार्टिकल रह जाते हैं, जिसकी वजह से इट इज रिड्यूसिंग इन नेचर। और आउटर कोन जो है दैट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, और आउटर वाला जो कोन है दैट इज इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, हवा में ऑक्सीजन है ही, सो इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। बट फ्लेम को इफेक्टिवली ऑक्सीडाइजिंग में कैसे कन्वर्ट करें, रिड्यूसिंग में कैसे कन्वर्ट करें? यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ ब्लो पाइप। जैसे मान लो ये है, ये है मान लो कौन, आप ब्लो पाइप मारो, अगर अंदर से ब्लो पाइप मारोगे यहां पाइप करके, ये ब्लो पाइप है। ब्लो पाइप मतलब फूंकनी। अरे फूंकनी ना समझते हो? घर पे जो चूल्हा, अब तो चूल्हा कम यूज होता है, अब तो एलपीजी गैस आ गई है घर घर में। हमें अपना बचपन याद है, माँ हमारी रोटी जो पकाती थी, अब भी पकाती हैं भी हैं बढ़िया, तो माँ हमारी जो रोटी पकाती थी तो वो चूल्हे में पकाती थी, तो फूंकनी होती थी। कई बार वो लकड़ी जलती थी उसमें चूल्हे में, या जो उपले होते हैं गाय के गोबर के, वो सुखाने के बाद उनको जलाते थे, हम फ्यूल के रूप में यूज करते थे। तो फूंकनी से कई बार ऑक्सीजन देते। फूंकनी का पर्पस क्या है? टू गिव द ऑक्सीजन। बगैर ऑक्सीजन के कैसे बर्न होगी वो? बगैर ऑक्सीजन के कैसे बर्न होगी? तो बगैर ऑक्सीजन के तो बर्न नहीं होगी। तो फूंकनी का मतलब होता है टू प्रोवाइड द ऑक्सीजन सो दैट द फ्यूल कंटिन्यूज टू बर्न। तो ब्लो पाइप होता है, फूंकनी होती है। तो ब्लो पाइप में O2 और फूंक मारते हैं, ब्लो O2 गैस। तो O2 गैस अगर पास कराते हो, चाहे वो फूंक से पास कराओ, अगर अंदर फ्लेम में कराते हो तो फ्लेम कन्वर्ट्स लाइक दिस। एंड दिस बिकम्स ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। क्यों? दिस ऑक्सीजन हैज कन्वर्टेड रिड्यूसिंग फ्लेम इनटू ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और यही अगर ऐसे टाइप की हो, इधर बना लेते हैं,
और बाहर से अगर हम फूंकने से ब्लो कर रहे हैं, इनर्ट गैस भी यूज कर सकते हैं, इनर्ट गैस और ब्लोइंग एयर। ये बाहर से अगर ये ब्लो पाइप है, ब्लो पाइप से बाहर से अगर करा रहे हैं तो इट बिकम्स लाइक दिस। एंड ये जो फ्लेम है दिस बिकम्स रिड्यूसिंग फ्लेम। एक काम करें, आपका जो प्रैक्टिकल मैनुअल होता है एनसीईआरटी का या आपके लोकल बोर्ड का जो भी है प्रैक्टिकल मैनुअल्स फॉर द क्वालिटेटिव टेस्ट, वो भी एक बार पढ़ना चाहिए आपको, उसका यूज है। तो गाइस हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि फ्लेम को डिजायर्ड डायरेक्शन में, ऐसा तो है नहीं कि भाई ये बुनसल फ्लेम है उठाया और उल्टा करके हमें जला लिया, अंदर की तरफ जलाना है ना, नहीं, फूंकनी यूज करते हैं, ब्लो पाइप यूज करते हैं। एंड द फ्लेम कैन बी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग डिपेंडिंग अपॉन कि ब्लो पाइप का माउथ कहाँ रखा है। इफ द ब्लो पाइप माउथ इज इनसाइड द फ्लेम then you get the oxidizing flame, and outside the flame then it is reducing flame. NCERT has mentioned very well, जो प्रैक्टिकल मैनुअल है it has been mentioned very well। तो इसे reducing flame में इसको बर्न कराते हैं, तो मिक्सचर इज burnt with the reducing flame। reducing flame में जब बर्न होगा तो क्या होगा, तो जैसे मेटल कार्बोनेट होगा, तो जैसे कॉपर सल्फेट था, सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट किया तो इट कन्वर्ट्स टू कॉपर कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट, एंड दिस इज मोस्टली एब्जॉर्ब्ड बाय चारकोल ब्लॉक। चारकोल ब्लॉक इस सोडियम सल्फेट को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। साथ में नाउ अब ये फर्दर हीटेड है, तो हीट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2 इज इवॉल्व्ड आउट, एंड दिस इज रिड्यूस्ड with the as a reducing agent, carbon is reducing agent, so copper is obtained, carbon monoxide is evolved out, and this is red residue is obtained, metallic copper। तो red residue of the metallic copper is obtained, so this is the test। तो टेस्ट का पर्पज एनायन टेस्ट करना नहीं है, नॉन वॉलेटाइल कैटायंस को, मोस्टली कैटायंस मेटल्स के होते हैं, मेटल्स आर नॉन वॉलेटाइल, उनकी टेस्टिंग करना है। तो कॉपर का एक कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द रेजिड्यू इज ऑब्टेन्ड, सो हियर रेड रेजिड्यू ऑफ द मेटल इज ऑब्टेन्ड, एंड दिस गिव्स रेड कलर। अपने आप में एक इंडिकेशन है कि द मेटल इज कॉपर, बट कई बार रेजिड्यू कुड बी वाइट। अगर ये आपने लिख लिया हो तो मैं हटा दूं, एक बार नोट करो इसको, नोट इट डाउन, इसको हटा देते हैं। बट कई बार जो टेस्ट होता है, जैसे जिंक था मान लो, अगर जिंक सल्फेट होता तो सोडियम कार्बोनेट के साथ में इट कुड हैव गिवन जिंक कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट इज मोस्टली एब्जॉर्ब्ड बाय चारकोल। चारकोल मींस कार्बन, कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट, ये हीटिंग इफेक्ट में डिकम्पोज हो जाता है, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2, और ये कार्बन से रिड्यूस हो जाता है जिंक प्लस CO, बट जिंक गैस के फॉर्म में बन जाता है। जिंक इज वॉलेटाइल एंड वेपर्स मूव फ्रॉम रिड्यूसिंग फ्लेम टू ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम से ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में चला जाता है ये, और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में तो क्या हुआ फिर, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में एंड ऑक्सीडाइज टू जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में ये ऑब्टेन होता है एंड इज एक्युमुलेटेड, इंक्रस्टेशन बन जाती है इन द बाउल और इन द कैविटी एंड फॉर्म्स इंक्रस्टेशन इन कैविटी। एक बार चेक करूं कट तो नहीं रहा ये इसमें, हाँ आ गया।
तो ये जिंक वॉलेटाइल होता है और कार्बन हाई टेम्परेचर यूज होता है, रिड्यूसिंग फ्लेम यूज कर रहे हैं तो कार्बन के प्रेजेंस में, चारकोल के प्रेजेंस में जिंक ऑक्साइड जिंक में, बट जिंक का मेल्टिंग पॉइंट काफी या बॉइलिंग पॉइंट काफी लो है, वॉलेटाइल मेटल है और वेपर्स जो है वो रिड्यूसिंग जोन से ऑक्सीडाइजिंग जोन में पहुंचती हैं। ऑक्सीडाइजिंग जोन में इट गेट्स फर्दर ऑक्सीडाइज्ड और ये इनक्रस्टेशन बनाता है इन द कैविटी। तो अगेन O2 के साथ इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम it forms zinc oxide cavity is formed। तो जिंक ऑक्साइड विच इज वाइट, तो इसकी कलर ऑब्जर्व होती है येलो व्हेन हॉट एंड वाइट व्हेन कोल्ड। तो जिंक ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड बट ये मोस्टली वाइट होता है, रूम कंडीशन पे आने के बाद वाइट। एंड मोस्ट ऑफ द एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के या एल्यूमिनियम के जो सॉल्ट्स होते हैं, जब वो चारकोल कैविटी टेस्ट देते हैं तो वो व्हाइट कलर का रेजिड्यू देते हैं। व्हाइट से पता नहीं पड़ पाता कि ये एल्यूमिनियम का था या जिंक का था या किसका था। तो फिर हम परफॉर्म कराते हैं चारकोल कैविटी टेस्ट, द नेक्स्ट टेस्ट इन अदर ड्राई टेस्ट। मेरी बात सुनो, चारकोल कैविटी टेस्ट का पर्पस ये था कि आप सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाओ, चारकोल कैविटी जनरेट करो, रिड्यूसिंग फ्लेम में बर्न कराओ, कार्बोनेट्स डिकम्पोज होंगे, रेजिड्यू विल बी ऑब्टेन्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कलर्स, कलर से पहचान कर लो। बट यदि व्हाइट कलर आ गया तो फिर तो व्हाइट कलर में बहुत सारे ऑप्शंस पॉसिबल हैं, सो यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर इट वाज एल्यूमिनियम सॉल्ट और इट वाज जिंक सॉल्ट और इट वाज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट और मैग्नीशियम सॉल्ट। इन दैट केस यू हैव टू परफॉर्म चारकोल कैविटी टेस्ट के बाद में कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। इसका मतलब नेक्स्ट टेस्ट कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड ओनली व्हेन द रेजिड्यू इज व्हाइट इन कलर ऑब्टेन्ड इन चारकोल कैविटी टेस्ट। तो इसको पूरी बात को नोट करो एंड thereafter we will take up cobalt nitrate test. Note it down. B, cobalt nitrate test। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट क्या है? टू बी परफॉर्म्ड व्हेन रेजिड्यू ऑफ चारकोल कैविटी टेस्ट is white in color। So to be performed when residue of the charcoal cavity test is white in color। Two, the white residue, जो भी white residue मिला है और given salt, add 1-2 drops of कोबाल्ट नाइट्रेट, जो कि रेड कलर का सॉल्यूशन होता है, रेड सॉल्यूशन। कौन? CONO3 twice aqueous। तो टू द व्हाइट रेजिड्यू और द गिवन सॉल्ट एड 1-2 ड्रॉप्स ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट। अच्छा, इसी में एक बात याद रखें, नेवर एड excess of cobalt nitrate, otherwise whole residue becomes black due to black cobalt oxide। देखो, ये सावधानी रखने वाली बात है कि जब भी आप कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट परफॉर्म केवल जब कराना है व्हेन चारकोल कैविटी टेस्ट का जो रेजिड्यू है दैट इज वाइट इन कलर।
तो टू दिस white residue or given salt add 1-2 drops of the cobalt nitrate red solution. This one, never add or mix excess of the cobalt nitrate, otherwise the whole residue becomes black due to the black cobalt oxide. तो क्या होता है in cobalt nitrate test, mixed metal oxide of characteristic color is obtained. जैसे क्या, जैसे वही देख लो ना जिंक वाला केस, तो Zn जिंक सल्फेट था या जिंक मान लो जिंक ऑक्साइड था, और जब कोबाल्ट जब हीट करोगे तो कोबाल्ट नाइट्रेट डिकम्पोज हो जाता है, हीट करने पर कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 गैस। ये जब हीट करते हैं हम जिंक ऑक्साइड के साथ में, ये था वाइट रेजिड्यू। वाइट रेजिड्यू ऑफ चारकोल कैविटी टेस्ट, उसके साथ जब हीट करते हैं तो COO.ZnO और दिस इज कॉल्ड COZnO2, दिस इज कॉल्ड रिनमैन्स ग्रीन। रिनमैन्स ग्रीन इज ऑप्टेन, तो ग्रीन कलर का सॉलिड ऑप्टेन होता है जिससे मालूम पड़ता है कि इट इज जिंक, तो मेटल इज जिंक। तो कुछ कलर याद रखने हैं, क्या कलर याद रखने हैं, जैसे Al2O3.CO, ZnO.CO, MgO.CO, another one is tin, SnO.CO। ये मिक्स्ड ऑक्साइड के कलर याद रखने हैं, दिस इज कॉल्ड थिनार्ड ब्लू, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज रिनमैन्स ग्रीन। एंड मैग्नीशियम वाला जो ऑक्साइड है दैट गिव्स पिंक रेजिड्यू, एंड टिन गिव्स ब्लूइश ग्रीन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। तो चारकोल कैविटी टेस्ट के बाद में अगर व्हाइट रेजिड्यू आता है तो वी परफॉर्म कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, एंड दिस टेस्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर जिंक एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड व्हाइट है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हाइट है, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट परफॉर्म कराने पर अगर ब्लू कलर मिलता है तो इट इज इंडिकेशन ऑफ दैट मेटल वाज एल्यूमिनियम, इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड कोबाल्ट। एंड अगर ग्रीन कलर का मिलता है तो इट इज रिनमैन्स ग्रीन कहलाता है ये, एंड दिस इज ZnO.CO। स्टूडेंट्स को ये दोनों पक्के से याद रखने चाहिए फॉर IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू। These two you should remember. So this was cobalt nitrate test, and